और तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो फिलहाल आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक सा इंसिडेंट। देखो, जब हम बेसिकली इंटरव्यू अपना असाइनमेंट देने के लिए गए थे, असेसमेंट जो कि पेपर हो रहे थे इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप एंड देन जो जॉब होती है उसके लिए, तो हमने कंपनी ऐसे सिलेक्ट की जो काफ़ी ज़्यादा ही सेलेक्टिव बच्चे सेलेक्ट करती है, स्टूडेंट सेलेक्ट करती है, इट्स इवन इंटर्नशिप के लिए, ताकि वो आगे जाके इंजीनियर बने। इनका बॉन्ड होता है लगभग 1 साल का, और बॉन्ड अगर बीच में ब्रेक होता है आपकी परफॉर्मेंस की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, या आप छोड़ना चाहते हो, तो आपको 1 लाख रुपीज़ जो स्टेप्स को पे करने पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और कंपनी आई हुई थी सेम टाइम पे, जिसके बेसिकली जो थे डायरेक्ट इंटरव्यूज ऐसे हो रहे थे। राइट, अब वो क्या कर रही थी, वो छोटे तौर पे इंजीनियर्स को उठा रही थी। छोटे तौर मतलब जो शीट्स वीट्स भरने का ये सब काम करते हैं। राइट, तो वहाँ पर जो थे, वहाँ पर बीबीए वाले भी थे, एमबीए वाले भी थे। और जब उनसे पूछा गया ना कि वहाँ के जो वो थे बंदे, उन्होंने पहले कहा कि आप ना एक पेपर था उस पर सिलेक्ट कर लीजिए कि आप एआई इंजीनियर हैं, मतलब वैसे वाला सिस्टम जो था वाला एआई वाला। और वहाँ से लगभग जो 15 बच्चे थे वो वहाँ से सेट में बाहर चले गए। कैसे चले गए? वो एआई इंजीनियर थे। जैसे कि आपको जानते हैं कि कोई 10x बैट के नाम से बताता है कि एआई एंड चैट जीपीटी इंजीनियर, तो इसी टाइप के कुछ इंजीनियर थे, वो सीधे बाहर चले गए। और वहाँ के जो ओनर थे, जो बंदा लेने आया था इंटरव्यू, वो ये बता रहा था कि हम एक जो इंजीनियर है उसे एआई सिखा सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ वीक, एक वीक का वर्क होता है, उससे हम आराम से सिखा सकते हैं कि हाँ भाई तुम इन्हें यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसकी बेसिक क्लियर है कि अगर इवन चैट जीपीटी यूज़ नहीं होता है, चैट या जो भी कुछ एआई टूल्स यूज़ नहीं होते हैं, तो भी वो एफिशिएंट है। राइट। दूसरी जगह उन्होंने कहा कि हम एक चैट जीपीटी इंजीनियर को रियल इंजीनियर नहीं बना सकते। प्रोग्रामिंग सिखाना ज़्यादा हार्ड होता है रेदर देन किसी को एआई सिखाने से। जिन लोगों को दोनों आते थे उनका भी सिलेक्शन हो गया, पर वहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे थे जो सिर्फ एआई के ऊपर ही गए हुए थे, उन्हें बेसिक डीएसए भी क्लियर नहीं था। राइट, हमारे डीएसए मैं तुम्हें समझाता हूँ। फर्स्ट राउंड जो होता है वो हमारा वैसे सीधा सीधा क्लियर था, बट जो सेकंड राउंड होता है उसके अंदर डीएसए से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट राउंड इज नॉट अबाउट द डीएसए, फर्स्ट राउंड इज ऑल अबाउट द एचटीएमएल सीएसएस और जेएस। राइट, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं, जो कि नॉर्मली तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे कि अगर 30 लोग जो है एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 60 लोग उस काम को कितने दिन में करेंगे। लाइक एक की एज इतनी है, मर्चेंट नेवी में भी आए थे, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इससे और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इसमें ध्यान रखने की, वो ये है कि भाई तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 1 या 2 राउंड नहीं होते। इवन इन राउंड के बाद भी इंटरव्यू होगा, उसके बाद ये तुम्हें एक स्टैटिक वेबसाइट का पेज देंगे बनाने के लिए। और ये कंपनीज अपना जो प्रोसेस होता है हायर करने का, वो बहुत लंबा रखती हैं, और एज अ फ्रेशर ये प्रोसेस तुम्हारे लिए बेकार है। तो एज अ फ्रेशर आई डोंट थिंक कि तुम्हें जोस्टेक जैसी कंपनीज को बेसिकली सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज 2 काम करेंगी। पहला तुम्हारा टाइम वेस्ट, और दूसरा तुम्हारा डीमोटिवेट। ये कंपनीज किसी भी कॉलेज में जाती हैं और बिना सिलेक्शन किए ही वहां से चली जाती हैं। और ये इसी बात के लिए तुम इसके कहीं भी जाके तुम इसके रिव्यूज चेक कर सकते हो, सब में तुम्हें यही मिलेगा। ये बहुत ही सिलेक्टिव बच्चे सिलेक्ट करती है, स्टूडेंट सेलेक्ट करती है। और इसकी जो कंपनी की पोस्ट्स होती हैं, जो फॉर्म होते हैं, वो निकलते ही रहते हैं। हर महीने इनके फॉर्म निकलते रहते हैं, हर महीने पेपर होते हैं, हर महीने रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज देयर टाइप ऑफ पीपल जो सोचते हैं कि जो एलीट पीपल है उन्हें ही सिलेक्शन मिलना चाहिए सिर्फ। तो ये उस टाइप की कंपनी में आते हैं। राइट, वैसे तुम समझ सकते हो कि ये बेसिक भी कहीं जगह देखिए, जहां पर जो भीड़ होती है वहां पर कंपनी अपनी सहूलियत देखना चाहती है। वो चाहती है कि हमारे पास बेस्ट इंजीनियर आए जिन्हें हमें ना सिखाना पड़े, उल्टा वही हमें सिखा दें। तो यही चीज़ों पर ये लोग काम करते हैं। कुछ दूसरी कंपनीज होती हैं, जैसे कि कुछ स्टार्टअप्स होते हैं, तो वो भी अपना जो हायरिंग प्रोसेस होता है उसे काफ़ी जो है काफ़ी सेलेक्टिव रखते हैं। देखिए, जो छोटी कंपनीज होती हैं उन्हें अपने प्रोसेस सेलेक्टिव रखने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें इंजीनियर नहीं चाहिए। समझ रहे हो? उन्हें वो इंजीनियर नहीं चाहिए जिन्हें सिखाने में टाइम वेस्ट हो, क्योंकि उन्हें पैसे बनाने हैं। उनके पास ऑर्डर्स होंगे, वो रख रखे होंगे, और वो काम करवाने के लिए वो बंदे चाहिए होंगे। राइट, या कोई रिनोवेशन या किसी तरीके से जो होता है, किसी डीबग का जो काम होता है, या फिर ले लो कि वेबसाइट बनानी हो गई, स्क्रैच से बनानी हो गई, मॉडिफाई करनी हो गई, तो देखो कोड ऑलरेडी लिखा रखा है, हर वेबसाइट का कोड ऑलरेडी लिखा है। और अगर तुम देखो तो एआई की मदद से तुम उसे कनेक्ट भी कर सकते हो। तो इतने सारे काम जब एआई से हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि एआई इंजीनियर्स ज्यादा हैं। और एआई इंजीनियर ज्यादा होने की वजह से एआई इंजीनियर्स को सिलेक्शन करने में बाहर निकाल दिया जाता है। कैसे? जो बंदा एआई इंजीनियर होगा उसका 90% काम एआई से ही चल रहा होगा। वो यहाँ से या वहां से कुछ जुगाड़ी आदमी होगा। जो जुगाड़ी आदमी होते हैं वो मेहनती नहीं होते, और जो मेहनती होते हैं वो जुगाड़ी नहीं होते। अगर एक बंदे को बेसिक पाइथन भी नहीं आती, मतलब मान के चलो कि अगर एक बंदा है वो देख देख के सारा काम कर रहा है और अपना काम करवा रहा है प्रॉम्प्ट से, और वो जा रहा है कि भाई मुझे एक मान लीजिए वेब डेवलपर का काम करना है, यूज कर रहा है फायरबेस जैसे एप्लीकेशंस का, जो कि आप जो है बैकएंड का काम कर देती हैं। तो तुम खुद सोच के देखो यार, एक बंदा जो कि चैट जीपीटी के ऊपर पूरा निर्भर हुआ पड़ा है, उसे किस तरीके से कोई कंपनी हायर कर सकती है, और किस तरीके से किसी कंपनी का जो इंटरव्यू है क्रैक कर सकता है।
इवन अगर आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं तो उसमें भी आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ही ना। सामने वाला बंदा आपको जैसी वेबसाइट बना रहा है वैसी वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML CSS की नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पैडिंग क्या काम करती है, मार्जिन क्या काम करती है, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट का पता होना चाहिए, इवेंट हैंडलर का पता होना चाहिए, डोम मैनिपुलेशन आनी चाहिए, राइट। मैंने 6 दिन के अंदर जावास्क्रिप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी। आई जस्ट क्लियर आउट सम बेसिक्स मैंने उसके जावास्क्रिप्ट क्लियर किए थे, इंक्लूडिंग सम कुछ डेटा स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस थे। बट आई डोंट थिंक दैट्स टू मच, आई डोंट थिंक दैट्स बेसिकली वो बहुत ज़्यादा था पास होने के लिए। क्योंकि जब तुम किसी कंपनी के एग्जाम में बैठते हो तो वो जो पेपर होता है वो 2 चीज़ों में चेक करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ, जैसे कि जो स्टैक का जो फर्स्ट असेसमेंट था अकॉर्डिंग टू मी क्या था। देखिए इन लोगों ने क्या किया, 45 मिनट्स 45 क्वेश्चंस, इन्होंने जो सिलेक्शन था वो टॉप 3 में डाल रखा था। इसका मतलब ये है कि अगर 150 स्टूडेंट्स भी वहाँ पर जो है, देखो एज मैं डाटा साइंटिस्ट पर्सन, हाँ, तो वहाँ पर अगर 150 बच्चे एग्जाम देते हैं तो वो भी उनमें से भी टॉप 3 का सिलेक्शन होता है। जो टॉप 3 आते हैं ये कैसे आते हैं, वो बच्चा जिसने जो क्वेश्चंस थे सबसे ज़्यादा सही किए, एक प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, वो बच्चा जिसने सबसे जल्दी सेलेक्ट किए, राइट, जिसने सबसे जल्दी आंसर दिया, भले उसने तुक्का ही मारा हो। इन 2 चीज़ों को मिलाकर टॉप 3 निकालो। यानी कि अगर सबके, मान के चलिए कि आपके, मेरे और सबके, हर किसी का टाइम कभी सेम नहीं हो सकता। ये इस टाइप पे काम करते हैं। मैं आपको इनका देखिए सबमिट की अगर बात करते हैं तो एक समझदार आदमी क्या करेगा, अपना पूरा समय लेने की कोशिश करेगा किसी काम को करने में। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ऐसे रखे ही नहीं थे जिन्हें कि देखने के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़े। बहुत इजी क्वेश्चन थे, इनलाइन सीएसएस के क्वेश्चन थे। मैंने लिखा था कि 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक है जो एक्सटर्नल सीएसएस है और दूसरी है इंटरनल जो इनलाइन सीएसएस है। तो कौन सी ज्यादा कार्य करोगे आप, जाहिर सी बात है, बात आप भी जानते हैं कि अगर कोई इनलाइन सीएसएस में कोई टैग्स के ऊपर प्रॉपर्टी लगाई जाती है सीएसएस की, HTML का जो टैग होता है उसके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो प्रॉपर्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपसे मैं पूछूं कि आईडी ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, देखिए मैंने आईडी में कलर कर दिया रेड और मैंने क्लास में कलर कर दिया जो है व्हाइट, तो कौन सा कलर की ज्यादा प्रायोरिटी होगी, साफ सी बात है यहाँ पर आईडी की ज्यादा प्रायोरिटी होगी। क्योंकि आईडी उस चीज को सेलेक्ट करके मैं स्पेसिफिकली उस ही एलिमेंट पर काम करने वाला हूँ। आईडी मल्टीपल नहीं हो सकती, क्लास मल्टीपल हो सकती है बट आईडी मल्टीपल नहीं हो सकती। तो क्लास को ओवरराइड जो करेगी वो करेगी हमारी आईडी की प्रॉपर्टी। सो दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, इनलाइन एक्सटर्नल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस। नाउ पे जावास्क्रिप्ट के भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि इवेंट हैंडलर्स के क्वेश्चन थे, कुछ रिएक्ट के क्वेश्चंस थे। द क्वेश्चंस आर नॉट दैट मच हार्ड, कोई बड़ी बात नहीं थी उन्हें देखने की। अगर हम इवेंट हैंडलर को भी देखें, पर मैं मानता हूं कि देखो जब तुम कोई काम करते हो तो उसमें टाइम तुम्हें पूरा लेना चाहिए। अगर तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हें 6 घंटे देता हूँ प्रोजेक्ट तैयार करने के और मैं कैपेबल हूँ उस प्रोजेक्ट को 2 घंटे 3 घंटे में करने के, फिर भी मैं 6 घंटे ही लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं कंपनी से ज़्यादा अपनी मेंटल पीस को भी प्रायोरिटी देना पसंद करूंगा। देखिए आप कितनी मेहनत कर ले किसी कंपनी में, कंपनी का फायदा होगा, आपका नहीं। आपको प्रमोशन भी नहीं मिलेगी, आपका क्रेडिट आपके जो सीनियर होंगे वो खा जाएंगे, समझे। प्रोजेक्ट मैनेजर को ज़्यादा क्रेडिट मिलता है। आप एक टीम में रह के कितना भी काम कर रहे हो उसमें आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए जितना आपको बताया जाता है आप उतना काम कीजिए, क्योंकि आप उतना काम करेंगे तो जो आपका एक्स्ट्रा टाइम होगा वो आप में एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। एक्स्ट्रा अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो, जो तुम बनाना चाहते हो, जो तुम्हारे माइंड में है उस पर काम कर सकते हो। पर अगर तुम सिर्फ इसके ऊपर ही मान के चलोगे तो तुम अपने थोड़ा फंस जाओगे। देखो अगर तुम सिर्फ किसी के लिए लॉयल रह सकते हो तो तुम फिर डॉग में आ जाओगे। लॉयल्टी इज क्रेजी थिंग ब्रदर, लॉयल्टी इज वेरी क्रेजी थिंग। ये तुम्हें जिता भी सकती है, तुम्हें हरा भी सकती है। अगर तुम्हारे साथ लॉयल्टी है तो तुम जीत सकते हो, अगर तुम्हारे खिलाफ लॉयल्टी है तो तुम हार भी सकते हो। किसी का लॉयल होना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। कई सारे लोग जो थे जैसे कि निकोला टेस्ला थे, उनके सारे आविष्कार चुराए गए। ऐसे ही करके तुम्हारे भी ज़िंदगी में सब कुछ साफ हो जाएगा और तुम बैठे रह जाओगे। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है और उस पर तुम्हें किसी भी बंदे को जो है हक नहीं देना चाहिए, राइट। अपने जो राइट्स हैं वो किसी को नहीं देने चाहिए। जो तुम्हारे राइट्स हैं, सिविल राइट्स तुम्हें मिले हुए हैं, जो लेबर राइट्स तुम्हारे पास है वो तुम्हारे ही हैं। यू गॉट इट। अब यहाँ पर क्या होता है मैं तुम्हें बताऊँ कि कैसे सिलेक्ट हो सकते हो। मतलब मोस्टली फोकस ऐसा करो कि एक ही फील्ड में फोकस दे के रखो। जैसे कि हम डाटा साइंटिस्ट थे, साइंस का काम कर रहे थे, सडनली हमने फोकस शिफ्ट किया, मेरे दोस्त ने नहीं किया, मैंने किया, तो मैंने फोकस शिफ्ट किया था थोड़ा जावास्क्रिप्ट के, बिकॉज आई से कि जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक थे। जैसे कि देखते हैं कि console.log यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है, और भी console में D1 console में देखोगे वहाँ तुम्हें दिख जाएगा। पाइथन में यहीं पर तुम्हें ये सब जो है ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम प्रिंट लगा सकते हो, प्रिंट ऑफ फंक्शन वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। लिटरली मैं ये नहीं कहता कि मैं, देखो मैं इस चीज़ में इतना स्मार्ट नहीं हूँ, आई डोंट थिंक आई एम दैट स्मार्ट। मैं 30 ईयर कॉलेज से बिलोंग करता हूँ और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी है। लेकिन जो कंपनीज बस सेलेक्ट करती हैं वो प्रोग्रामर ढूंढती, वो बंदे ढूंढती है जिन्हें प्रोग्रामिंग आती है। प्रोग्रामिंग का मतलब समझते हो, जिसकी लॉजिक बिल्डअप होता है, जिन्हें लॉजिक आता है। जिन्हें लॉजिक आता है वो फिर कोई भी काम कर सकते हैं, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, वो एक चीज़ से शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे में,
डिक्शनरी बनानी है पाइथन के अंदर, तुम सीधा ये लिख के डिक्शनरी बना दो, लेकिन अगर इफ यू हैव टू मेक अ डिक्शनरी इन जावास्क्रिप्ट देन यू हैव टू यूज स्पेसिफिक सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे। ऐप फंक्शन होता है, प्रिंट हम ऐप लगाते हैं, ऐप के बाद हम क्या करते हैं सिर्फ एक कॉलम लगाते हैं और उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, प्रिंट करवा सकते हैं स्पेसिफिक वैल्यू, वो होता है पाइथन के अंदर। बट अगर तुम जावास्क्रिप्ट में जाओ तो तुम्हें एक स्टार भी लगाना पड़ता है, राइट, तो वो वहां पर इस तरीके से फंक्शन यूज होता है। तो दोनों में एक फर्क आ जाता है। जहां तक अपनी राय देता हूँ वो ये है कि यार जावास्क्रिप्ट ना थोड़ा अजीब सी लैंग्वेज है, थोड़ी बड़ी सी लैंग्वेज है। तुम्हें एक अलग से प्रिंट करवाने के लिए ये चाहिए, फिर तुम्हें वहां प्रिंट करवाने के लिए वो चाहिए, देखने के लिए चाहिए, वैसे चाहिए। तो पाइथन इज अ बेसिक स्मूथ लैंग्वेज, राइट। तो यार देखो, मैं मानता हूँ कि देखो जोश टेक का जो इंटरव्यू है तुम क्लियर कर सकते हो बड़े आराम से, बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ जितना टाइम तुम जोश टेक जैसी कंपनीज के अंदर दोगे, अगर तुम इतना टाइम किसी दूसरी अच्छी कंपनी के अंदर दो तो लिटरली वहाँ पर 2 या 3, 1 या 2 राउंड में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। पहले तुम्हारा एग्जामिनेशन होंगे, फिर तुम्हारा डायरेक्ट कंपनी लग जाएगा। और ये स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जोश टेक वाले भी सबसे ज़्यादा जो हायरिंग का चोचलेबाजी करते हैं ना, ये फर्स्ट में ही करते हैं, शुरुआत में जब भी फ्रेशर्स हायर करते हैं, क्योंकि फ्रेशर्स को सिखाना पड़ता है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है। अच्छे इंजीनियर सबको चाहिए, लेकिन उन इंजीनियर्स को तैयार किसी को नहीं करना। सबको सबको क्या चाहिए, सबको टैलेंट चाहिए, सबको ना क्या बोलते हैं ये डाटा स्ट्रक्चर वाली क्रीम चाहिए। लेकिन वही बात आ जाती है, सिखाना किसी को नहीं, दूध किसी को नहीं पिलाना है, मक्खन सबको खाना है। तो ये वाली पार्टी आ जाती है। देख रहे हैं कि लेबर कंट्री है, ज़्यादातर यहाँ पर मिल जाते हैं सर्विस वाले, इस वजह से इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट इन चीज़ों को तुम ध्यान में मत लगाना और अपना जो काम कर रहे हो उसे करते रहो। जरूरी नहीं एक कंपनी डिसाइड नहीं करती, लेकिन जिस कंपनी में तुम सेलेक्ट नहीं हुए लाइफ में, अगर तुम कभी हो जाओ इस काबिल कि दूसरी कंपनी तुम्हें हायर करना चाहे, तो उन कंपनीज को कभी फिर ज्वाइन मत करना। ऐसी कंपनीज के लिए ट्राई करना है, खुद की कोई कंपनी बनाने की कोशिश करना, 4-5 इंजीनियर मिलकर प्राइवेट प्रोजेक्ट लेने शुरू कर दो। दैट इज द बेस्ट थिंग जो तुम कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे जितना भी मनी जनरेट होगा वो सारा तुम्हारे ही पास आएगा, राइट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्राइवेट अपना दिमाग लगाया करो, दिमाग लगाना बहुत जरूरी होता है। और इतना ही बताऊंगा, जोश टेक इससे ज्यादा जोश टेक के अंदर कुछ नहीं आया। कुछ जो सेकंड राउंड था उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, थर्ड राउंड में स्टैटिक वेब पेजेस उन्हें मिले थे, और उसके बाद इनका इंटरव्यू राउंड था। तो 5 राउंड थे टोटल। और भाई बहुत भांग भोसड़ा है इसके अंदर, बहुत फालतू का काम है। इतना राउंड हायर करने से अच्छा है कि तुम भाई कोचिंग शुरू कर दो। और सैलरी, आई डोंट टेल यू द सैलरी, 6 मंथ 20,000 पर मंथ, राइट। जब तुम उनके लिए काम कर रहे होगे, वो तुम्हें सिखा नहीं रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारे सब कुछ आता होगा तब उन्होंने तुम्हें उठाया होगा। तो ये तो बेसिकली एक फ्री वर्क हो गया, इसमें तो कोई वर्क आया ही नहीं। जब तुमने पहले इंजीनियर्स सेलेक्टिव लिए हैं जिन्हें सब कुछ आता है, तो फिर उसमें ये तो फर्क खत्म ही हो जाता है कि वो एक इंटर्नशिप है। दैट इज नॉट बेसिकली इंटर्नशिप। आफ्टर दैट, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ वो 1 साल का बॉन्ड, और आफ्टर 6 मंथ यू हैव टू वर्क फॉर 6 मंथ मोर। और उसके अंदर तुम्हारी सैलरी बेसिकली ये कर देंगे 9 लाख एनुअली, राइट। जिसके अंदर से तुम अगर बैठते हैं तुम्हारे 70,000 बैठेंगे महीने के, तुम्हें 70,000 रुपये मिलेंगे। एक टैलेंटेड आदमी होने के बाद भी तुम्हें 70,000 रुपये दिए जाएंगे। 4 साल मेहनत, उसके अंदर इतने सारे प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर फिर अपने स्किल्स डेवलप करने के बाद कोई प्रोजेक्ट बनाने की काबिलियत, और फिर तुमसे कराया जाएगा अच्छे तरीके से काम 9 to 5, और उसके बाद तुम्हें जो सैलरी दी जाएगी दिस इज द सैलरी। सो दिस इज बेसिकली द रियलिटी। भीड़ टैलेंट को खत्म करती है। जितने भी मुझे वहाँ पर इंजीनियर्स मिल रहे थे जिनकी ज़्यादातर रिक्रूटमेंट्स हो रही थी और अच्छी सैलरी मिल रही थी, वो बेसिकली मैकेनिक्स से थे, कुछ सिविल्स से थे, कुछ इलेक्ट्रिकल से थे। बिकॉज वहाँ पर भीड़ बहुत कम हो गई है, इसीलिए वहाँ पर फिलहाल बहुत बड़ा स्कोप है, स्कोप कुछ ज़्यादा ही खुल गया है वहाँ पे। मतलब अगर तुम्हें बेसिक ऑफ मैकेनिक्स भी आते हैं फिर भी तुम्हें एज अ जॉब मिल सकती है। तो आई बिलीव कि अब देखो भाई, अगर तुम फ्रेशर हो तो प्लीज़ कंप्यूटर साइंस में मत घुसो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम भले इस फील्ड में घुस रहे हो लेकिन आने वाले समय में तुम्हें इसकी जॉब तो मिले नहीं, बल्कि तुम फंस के रह जाओ। अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान दो। और भी कोर्सेज हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है उसे देख लो, या तो फिर तुम्हारे पास और भी अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं कि ये है जो बीबीए होता है, इसमें देख सकते हो। चलो बीबीए को भी छोड़ दो, लेकिन अगर और भी तुम फील्ड में जाओ जो टेक्निकल फील्ड्स हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इसके अंदर जा सकते हो। इसके अंदर बहुत स्कोप आने वाला है, बहुत ज़्यादा स्कोप आने वाला है। लेकिन अगर तुम एक सही में तुम एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से पूछो तो मैं पहले बता दूं, इतनी भीड़ है मेरे भाई, जो पुराने लोग हैं वही जाने को तैयार नहीं है। जो पुराने लोग हैं वही जाने के लिए तैयार नहीं है, और एंट्रीज भरती जा रही हैं। हर कॉलेज में सबसे बड़ा स्कोप जो है फिलहाल कंप्यूटर साइंस का है, क्योंकि सबको ऑनलाइन देख के लगता है कि कंप्यूटर साइंस इज अ बेसिक जॉब, बहुत बढ़िया जॉब है। पर एक बात बताओ यार, एक सिविल का बंदा भी कंप्यूटर साइंस कर सकता है। एक बंदी जो कि पहले एक डॉक्टर थी, एक नर्स थी, वो आज यूके की सबसे बड़ी जो है प्रोग्रामर बनी बैठी है। तो तुम्हें लगता है कि ये चीज़ इतनी ईजी है, ये चीज़ जो है इतनी ज़्यादा टफ है कि इसके अंदर कोई भी आ रहा जा रहा है? भाई सब जा रहे हैं इसके अंदर, सब आ रहे हैं, सब, किसी को भी ले लो। जिस बंदे को जिस बंदे को ABCD भी नहीं आती ना, वो भी प्रोग्रामर बना बैठा है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई, अगर तुम प्रोग्रामिंग में आना चाहते हो और तुम सच्चे प्रोग्रामर हो तो ऐसी फील्ड सेलेक्ट कर लो जो कि बहुत टफ हो।
सही बता रहा हूँ, ऐसी फील्ड सेलेक्ट कर लो जो बहुत टफ हो, जिसे जिसे देख के तुम डर जाओ एक बारी के लिए, ऐसी फील्ड सेलेक्ट कर लो। क्योंकि जब तुम उस फील्ड को सिलेक्ट करोगे तो एक बात समझ जाओ, अगर कोई चीज मुश्किल है तो उसमें लोग बहुत कम है। हार्ड हर इंसान मुश्किल रास्ते अवॉइड करता है। ज़्यादातर लोगों की भीड़ तुम्हें मिलेगी वेब डेवलपर में, ऐप डेवलपमेंट में, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, या तो फिर मिल जाएगी तुम्हें भाई वो डिज़ाइनर में, डिज़ाइन कर रहे होंगे। डाटा साइंस में देख लो कितनी भीड़ है। और तुमने एक ना वीडियो आई थी कुछ टाइम पहले डाटा साइंस की, है ना, एक अच्छे से चैनल पे, उसके चैनल पे ना 5 से ज़्यादा मिलियन सब्सक्राइबर थे। उसके चैनल पे इतने सारे व्यूज़ थे, लेकिन उसकी जो डाटा साइंस की वीडियो थी जो उसने 10 घंटे की बनाई थी, उसके ऊपर सिर्फ 1 लाख व्यूज थे पिछले 3-4 साल में। 1 लाख व्यूज, सोच के देखो। और उसकी सारी वीडियोस पे 5 मिलियन, मतलब टोटल 50 लाख व्यूज, और एक पर सिर्फ 1 लाख व्यूज। और ये जो 1 लाख व्यूज थे ये भी लोगों ने पूरा नहीं देख रखा था, सिर्फ हाफ। डाटा साइंस वालों के तुम्हें 1 आध मिलियन ही मिलेंगे भाई सब्सक्राइबर, लेकिन जो बाकी हैं, जो वेब डेवलपर वाले हैं, उनके अच्छे मिल जाएंगे। डाटा साइंस में लोग आते तो हैं, पर मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ 3% ही टिक पाते हैं, 97% इसमें से चले जाता है। मैंने एक्चुअली एक डाटा साइंटिस्ट से बात की और उसने मुझे यही बताया कि मेरे भाई हमारी क्लासेस के अंदर ऐसे बंदे आए थे, 15-20 बंदे आए थे, और वो सिर्फ अकेला बंदा है जो फिलहाल डाटा साइंस बना हुआ है। सब ने करियर शिफ्ट कर लिया, कुछ बिजनेसमैन बन गए, कुछ ने अपनी दुकान खोल ली, कुछ पापा के बिजनेस में लग गए, और एक आधे जो थे वो वेब डेवलपर बन गए, या तो फिर कुछ उसमें चले गए जो कि यूआई डिजाइनिंग होती है। और वो कह रहा था कि मैं अकेला डाटा साइंटिस्ट हूँ। उस बंदे की सैलरी उनसे सबसे ज़्यादा है तो सही, लेकिन वो इसी वजह से है क्योंकि डाटा साइंटिस्ट बहुत कम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये काम इजी नहीं है बहुत। पहले शुरुआत में तुम मज़ा आएगा, पाइथन सीखोगे मज़ा आएगा, फिर तुम धीरे धीरे ईडीए सीखोगे, एक्सप्लेनेटेड डाटा एनालिस्ट, फिर मज़ा आएगा, कहोगे बाजी बल्ले बल्ले। जब इसमें एल्गोरिदम्स आनी शुरू होंगी, जब तुम मशीन लर्निंग पे पहुंचोगे, जब एल्गोरिदम्स आनी शुरू होंगी, जब पाइपलाइन के कंसेप्ट आएंगे, फिर तुम्हारे मजे आ जाएंगे। फिर तुम कहोगे यार हो गई जी, बल्ले बल्ले हो गई है, बल्ले बल्ले। मैं वही काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने जो थे बाकी के जो जॉब जॉब के थे उन काम तो थोड़ा फ्री ले रखा था। भी मसले घर के खत्म नहीं होते, वहीं चलते रहे, बट फिलहाल फिर भी अब पूरी कोशिश है, देखते हैं। सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया भाई, लव लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, दोस्तों के साथ पार्टियां सेक्रीफाइस कर दी, अब सेक्रीफाइस करने को बचा ही क्या। अगर अब भी सक्सेस हासिल नहीं होती फिर तो भाई डूब मरना चाहिए, सही बताऊं तो। अगर देखा जाए तो इंजीनियर को है नहीं 25 साल के बाद डूब मरना चाहिए इंजीनियर को, यही जिंदगी है। क्योंकि इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद जब दूसरे मजे कर रहे थे, दूसरे लड़कियां लेकर घूम रहे थे, फ्लैटों पर रह रहे थे भाई, मजे कर रहे थे, शराब पी रहे थे, खा रहे थे, कोई गुंडा बन रहा था, कोई ऐस कर रहा था, और जब जाके इंजीनियरों ने सब कुछ मार के मती मार के अपनी इंजीनियरिंग का काम कंप्लीट करा। ग्राफिक एरा जैसे कॉलेज जहाँ पे लौंडियाबाजी सबसे टॉप पे रहती है, वहां भी इंजीनियर में सिंगल घूमते देखिए भाई। इंजीनियर नहीं कर पाते हैं काम, इंजीनियर की सारी जिंदगी पढ़ाई में ही निकट जा, पढ़ाई 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 पढ़ाई। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम आवे वो बस कोशिश करें। वो इन चौदह ने हक दिया, जो ये पॉपुलेशन ने भी इतना हक रखा, पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन ने भाई सब ज्यादा इंजीनियर को परेशान करा, क्योंकि टैलेंटेड आदमी की भी कोई वैल्यू नहीं रही। यह बात है। अब चलो जो भी है देखेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। इतना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया यार, इसमें तो भगवान को भी तरस आ जा। अब भाई हाँ यार चलो इंजीनियर है, इन पर थोड़ा तरस खाना चाहिए। तो चलो फिर यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ से मैं बताता हूँ कि यही था जो स्टैक के बारे में सब कुछ। भाई मुझे कंपनी कुछ खास इतनी लगी नहीं, जैसे इसके ऑफिस जो है वो सब देख के, और ना ही इसके कुछ स्टाफ इंजीनियर्स के कुछ काम देख के। आई जस्ट बिलीव इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी, तो ज़्यादा फर्क नहीं होता यार। अगर इन्फोसिस को ले लो या ऐसे ले लो, कुछ फर्क नहीं आता। इफ इट इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी, इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी। मैंने स्पॉटिफाई इससे ज़्यादा बेटर साबित होगा अगर तुम सही में वहाँ पर जाओ ढूंढने की कोशिश करते हो। दूसरा मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि भाई स्टार्टअप की कंपनी में मत फंसियो, क्योंकि स्टार्टअप की कंपनी देखो, दो कंपनियों से हमेशा दूर रहना। एक स्टार्टअप वाली जो स्टार्टअप कर रहे हो, बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हो, और दूसरी वो वाली जो बंदे जो है मास हायरिंग करते हैं, जो बल्क हायरिंग करते हैं, या जो मेगा फेयर, जॉब फेयर, इस तरीके से अच्छे अच्छे नाम लगा के आते हैं। ये भी देखो यही बात बोल रहा पीछे। इस चीज पर ध्यान रखना कि उस कंपनी में सिलेक्शन मत करियो। अरे एक लैपटॉप तो डुप्लीकेट वैल्यू अगर तुम्हें हटानी हो, तारे डुप्लीकेट ज्यादा हो रही है, जैसे मेरे हो जा लैपटॉप में काफी ज्यादा, तो उसमें एक डुप्लीकेट क्लीनर नाम से ऐप आ गया, उसका इस्तेमाल कर लियो, डुप्लीकेट वैल्यू हट जाएगी सारी की सारी। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट।